बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम इमरान अहमद है और मैं आपको कंप्यूटर साइंस का टीचर हूँ। स्टूडेंट्स, अगर आपको प्रीवियस लेक्चर याद हो तो हमने यूनिट नंबर 4 की एक्सरसाइज को स्टार्ट किया था, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 के आंसर्स मैंने आपको बताए थे। स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 और उसके आंसर्स की। तो आइए स्टूडेंट्स फिर आज का लेक्चर फॉर्मली स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे यूनिट नंबर 4 की एक्सरसाइज में से क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन 1 और 2 को हम प्रीवियस लेक्चर के अंदर देख चुके हैं, उसका सोल्यूशन भी हम देख चुके हैं कि कैसे होगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, ब्रीफली आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। और स्टूडेंट्स, अगर आपको याद हो क्वेश्चन नंबर 2 जो हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर देखा था, वहां पे था डिफाइन, कि एक टर्म थी उसको डिफाइन करना, सिर्फ आपने डेफिनेशन लिखनी थी। लेकिन यहां पे मेंशन है ब्रीफली आंसर, कि आपने डेफिनेशन के साथ उसकी थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन भी मेंशन करी, बहुत ज्यादा नहीं लेकिन थोड़ी बहुत डिस्क्रिप्शन आपने लास्ट में मेंशन करनी है। दैट इज कॉल्ड ब्रीफली। तो ये चीज याद रखिएगा, जहां पे सिर्फ डेफिनेशन पूछी जाए वहां सिर्फ डेफिनेशन बताएं, जहां पे ब्रीफली लिखा हो वहां पे आपने डेफिनेशन के साथ कुछ और भी एक्सप्लेनेशन जो है वो मेंशन करनी होती है। तो इसमें नंबर 1 क्वेश्चन है, इज लूप अ डेटा स्ट्रक्चर, जस्टिफाई योर आंसर। अब स्टूडेंट्स, क्वेश्चन को अच्छी तरह आपने समझना है। अगर यहां पे लिखा हुआ है इज लूप अ डेटा स्ट्रक्चर, अगर आप डेटा स्ट्रक्चर या लूप की सिर्फ डेफिनेशन लिख देंगे तो आपका आंसर सही नहीं होगा, आपको पूरे नंबर नहीं मिलेंगे। क्योंकि यहां पे पूछा यह गया है कि लूप जो है वो डेटा स्ट्रक्चर होता है या नहीं होता। आपने यस और नो के अंदर आंसर करने के बाद आपने ये बताना है कि कैसे। अगर आप कहते हैं यस कि लूप डेटा स्ट्रक्चर है, तो आपने फिर उसको जस्टिफाई करना है। आपने कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन लिखनी है साथ जिससे जस्टिफाई हो कि आपके जो स्टेटमेंट है, आपने यस स्टेटमेंट की है वो सही है। लेकिन अगर आप कहते हो कि नो कि लूप डेटा स्ट्रक्चर नहीं है, तो आपने उसको भी जस्टिफाई करना है कि कैसे लूप जो है वो डेटा स्ट्रक्चर नहीं है। तो देखते हैं आंसर क्या है यहां पे। अ लूप इज नॉट अ डेटा स्ट्रक्चर। सो आंसर बेसिकली ये कि लूप आपका डेटा स्ट्रक्चर नहीं होता, क्योंकि आपको डेटा स्ट्रक्चर की डेफिनेशन भी याद है और आपको लूप की डेफिनेशन भी याद है। सो देखते हैं इसकी डिस्क्रिप्शन में। लूप इज यूज्ड टू रिपीट अ सेट ऑफ स्टेटमेंट्स। ऑन द अदर हैंड, अ डेटा स्ट्रक्चर इज अ कंटेनर टू स्टोर अ कलेक्शन ऑफ डेटा आइटम्स इन अ स्पेसिफिक लेआउट लाइक इरेज। तो स्टूडेंट्स, पहले आपने ये चीज बतानी है कि आपके लूप जो है वो डेटा स्ट्रक्चर है या नहीं है। उसके बाद आप डेफिनेशन के थ्रू जस्टिफाई कर सकते हैं कि आपका आंसर ठीक है या गलत है। तो यहां पे जैसे जस्टिफाई किया गया कि लूप जो डेटा स्ट्रक्चर नहीं है, क्योंकि लूप रेपिटेशन के लिए यूज होता है। एक चीज को रिपीट करना हो तो फिर आप लूप्स को यूज करते हैं, और डेटा स्ट्रक्चर आपकी जो है वो डेटा आइटम्स को स्टोर करने के लिए यूज की जाती है। लाइक इरे की हम एग्जाम्पल जो है वो हमने की भी थी। तो इस तरह आप जो है वो जस्टिफाई करेंगे अपने आंसर को, तभी आपका आंसर जो है वो ठीक होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास क्या है और उसका आंसर भी कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, व्हाट इज द यूज ऑफ नेस्टेड लूप्स। नेस्टेड लूप्स के हमने लेक्चर्स लिए थे, हमने एग्जांपल्स भी बहुत सारी की थी, तो आपको ऑलरेडी पता है कि नेस्टेड लूप्स क्या होते हैं। आपके रेफरेंस के लिए मैंने आपकी जो टेक्स्ट बुक है उसका पेज नंबर मेंशन कर दिया। यहाँ पे पेज नंबर 87 और 88 के ऊपर नेस्टेड लूप की डिस्क्रिप्शन मौजूद है, आप वहां से इसकी डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं। और स्टूडेंट्स, डेफिनेशन के साथ आप एग्जाम्पल भी लास्ट में मेंशन कीजिएगा, क्योंकि इन आंसर्स के अंदर आपने ब्रीफली एक्सप्लेनेशन देनी है, आपने सिर्फ डेफिनेशन नहीं लिखनी। तो ये चीज याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं, व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ इनिशियलाइजिंग एन इरे एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन। अब स्टूडेंट्स, अगेन इसके अंदर भी सिर्फ और सिर्फ आपने इनिशियलाइजेशन की डेफिनेशन नहीं लिखते, नहीं, आपने एडवांटेज बताना है कि फायदा क्या है इनिशियलाइज करने का इरे को एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन। क्योंकि हमें यह पता है कि हम एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन भी इरे को इनिशियलाइज करवा सकते हैं और बाद में भी करवा सकते हैं। तो दोनों में मेजर डिफरेंस क्या है। एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन इरे को इनिशियलाइज करवाना हम कहते हैं फायदामंद है। अब आपने ये बताना है आंसर में कि क्यों फायदामंद है। बाद में जो इनिशियलाइजेशन होती है वो क्यों फायदामंद नहीं है। तो लेट्स सी, आंसर देख लेते हैं। इफ वी इनिशियलाइज एन इरे एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन, देन ऑल द एलिमेंट्स ऑफ इरे कैन बी इनिशियलाइज्ड इन अ सिंगल स्टेटमेंट। स्टूडेंट्स, ये हमारा जो बेनिफिट है सबसे बड़ा, ये आपने लास्ट में मेंशन करना है कि इन ए सिंगल स्टेटमेंट। फॉर एग्जांपल, इंटीजर इरे साइज अगर 5 है, तो उसके आगे हम 2, 3, 6, 7, 9 वैल्यूज मैंने इनिशियलाइज करवा दी। तो ये सिंगल स्टेटमेंट के अंदर आपने जो है वो इरे को इनिशियलाइज करवा दिया जैसी आपने डिक्लेरेशन की। लेकिन ऑन द अदर हैंड बात करते हैं, इफ वी डू नॉट इनिशियलाइज एन इरे एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन, देन वी नीड टू इनिशियलाइज द इरे एलिमेंट्स वन बाय वन। फिर आप उसको एक ही स्टेटमेंट के अंदर, एक ही लाइन के अंदर इनिशियलाइज नहीं करवा सकते, फिर आपको वन बाय वन करवाना पड़ते हैं। लाइक अगर मैं कहता हूँ इंटीजर इरे साइज का 2 है, तो इरे 0, 2, इरे 1, 7, तो इस तरह आपको लाइन बाय लाइन जो या वन बाय वन आपको इनिशियलाइज करवाना पड़ेगा। आप एक ही लाइन के अंदर इनिशियलाइजेशन नहीं करवा सकते। और एज्यूम करें कि अगर आपके पास यहाँ वैल्यूज 100 है
तो 100 वैल्यूज़ के लिए आपको फिर 100 लाइन्स यूज़ करनी पड़ेंगी, बजाय इसके कि आप एक ही लाइन के अंदर 100 वैल्यूज़ दे सकें। तो ये एडवांटेज है कि आप अरे को अगर इनिशियलाइज करवाते हैं टाइम ऑफ डिक्लेरेशन, तो फिर आपका सिंगल स्टेटमेंट के अंदर ही तमाम काम हो जाता है। तो स्टूडेंट्स इस तरह आपने आंसर मेंशन करना है, तभी आपको नंबर पूरे मिलेंगे, अदरवाइज नंबर पूरे नहीं मिलेंगे। अब देखते हैं हमारे पास नंबर 4 के ऊपर कौन सा क्वेश्चन अवेलेबल है, उसका आंसर भी किस तरह आइडेंटिफाई हम कर सकते हैं। नंबर 4 क्वेश्चन की बात करें, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ ए फॉर लूप। आपकी बुक का पेज नंबर 83 और 84 के ऊपर फॉर लूप का स्ट्रक्चर मौजूद है। हमने बहुत सारी एग्जांपल्स भी इसकी की हैं, तो ये मैं एज्यूम कर रहा हूं कि आपको इसका आंसर ऑलरेडी पता है, आप इजीली लिख सकते हो। मेन स्ट्रक्चर के अंदर आपको आइडिया है कि इनिशियलाइजेशन आप पहले करवाते, फिर कंडीशन होती है, फिर इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट का काम जो होता है। तो आपने एग्जाम्पल भी यहाँ लिखनी है, उसके साथ साथ आपने इसकी डिस्क्रिप्शन भी लिखनी है। लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, नंबर 5, हाउ कैन यू डिक्लेयर एन इरे। अब पहली चीज तो कि आप इरे को डिक्लेयर कैसे करते हैं। देन ब्रीफली डिस्क्राइब द 3 पार्ट्स ऑफ इरे डिक्लेरेशन। पेज नंबर 79 के ऊपर आपकी इरे डिक्लेरेशन मौजूद है और उसकी डिक्लेरेशन की डिस्क्रिप्शन भी मौजूद है कि कैसे आप उसको डिस्क्राइब कर सकते हैं। मैं आपको बताता हूँ कि इरे की डिक्लेरेशन कैसे होती है। इनफैक्ट इरे को डिक्लेयर करने के लिए सबसे पहले डेटा टाइप आप लिखते हैं, फिर इरे का नेम होता है और देन जो है आपके इरे साइज होता है। और इनिशियलाइजेशन अगर आपने करवानी है तो होगी, अदरवाइज वो फिर वहाँ मेंशन नहीं होती। तो 3 पार्ट्स जो है बेसिकली वो है आपके डेटा टाइप, देन इरे नेम और इरे साइज। तो ये चीज़ आपने याद रखनी। डाटा टाइप है कि एरे की डाटा टाइप क्या होगी, इंटीजर टाइप क्या होगा, कैरेक्टर टाइप की डाटा टाइप होगी या फ्लोट टाइप की होगी। उसके बाद एरे नेम आप कुछ भी रख सकते हैं, आपको पता है रिजर्व वर्ड्स के अलावा आप कुछ भी जो है एरे नेम रख सकते हैं। देन थर्ड जो पार्ट है वो आपका है एरे का साइज, कि कितने एलिमेंट्स आपके एरे के अंदर स्टोर हो सकते हैं। तो ये डिस्क्रिप्शन आपने यहाँ लिखनी है। पेज नंबर 79 रेफरेंस के तौर पर आप देख सकते हैं, वहाँ पर इंफॉर्मेशन मौजूद है, उसको अपने वर्ड्स में लिखें और इस आंसर को कंप्लीट कर लीजिएगा। तो स्टूडेंट्स आज हमने यूनिट नंबर 4 के जो क्वेश्चन नंबर 3 था एक्सरसाइज में से, हमने उसके आंसर्स देखे। इनको आपने अच्छी तरह याद रखना है, अच्छी तरह समझना है और इनसे रिलेटेड जो लेक्चर्स हैं उनको भी एक दफ़ा सुन लीजिएगा ताकि आपको ये और अच्छी तरह आंसर समझ आ जाए। तो स्टूडेंट्स होपफुली आज का लेक्चर आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह अगली दफ़ा नए लेक्चर के साथ दोबारा मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।